हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आदर्श ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपना जो ग्रेविटेशन नंबर अपना जो लेक्चर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 8 है। तो मैं आशा करता हूं आपको जो जितने भी अपने जो लेक्चर हुए थे वो आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और जो बच्चे आदर्श ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें उन बच्चों से जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना जो लेक्चर है उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आज का जो लेक्चर है उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो बच्चा बहुत आसान है, ठीक है। जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई स्फीयर है, ठीक है, जिसका जो मास है वो 8m है। कितना मास है? 8m है। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बच्चा? r है। मतलब एक क्या है, एक स्फीयर दे रखा है जिसका जो मास दे रखा है वो 8m दे रखा है और उसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है? r। वो इस स्फीयर के ऊपर इस प्रकार से रखा हुआ है, कि उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है √3r। कितनी दे रखी है बच्चा? वो आपको दे रखी है √3r, यानी d = √3r अपने को दे दिया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो रिंग है, इसके ऊपर जो रिंग दे रखी है वो रिंग कुछ इस प्रकार से है जिसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है। मतलब ये स्फीयर है और इसका जो मास है बच्चा वो आपको दे रखा है m, ठीक है। ये जो रिंग है उसका जो मास है वो अपने को m दे रखा है। ये स्फीयर है जिसका जो टोटल मास है वो 8m है एंड इसकी जो रेडियस है वो r है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है अपने को? √3r दे रखी है। अपन से ये पूछा गया कि बताओ इस रिंग की वजह से इस स्फीयर पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको जो पढ़ने का जो अंदाज होता है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी को इसके ऊपर मान लेते हैं, तो वो संभव ही नहीं है, ठीक है। उसने खुद ने कहा है कि ये सेंटर से डिस्टेंस है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि स्फीयर के ऊपर रिंग चढ़ाने को बोल रहे हैं ना जी। ये कह रहा है कि इससे यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? √3r दे रखी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो इस सवाल को करने का जो तरीका है वो कितना है, वो बहुत बढ़िया तरीका है। एक तो ये तरीका होता है इंटीग्रेशन करके पूरा सोल्व करो, वो बहुत लेंथी चला जाता है। इससे अच्छा अपन एक काम करते हैं, अपन लोगों ने एक रिंग की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड निकाली थी, याद है क्या? GFI निकाली थी वलय की वजह से, है ना। तो उसका ही अपन क्या कर लेते हैं, उसको काम में ले लेते हैं। अगर जिस पे आपको फोर्स निकालना होता है बच्चा, और तो जो जिसके कारण आप निकाल रहे हो उसका तो फोर्स ले लो, उसकी GFI ले लो एंड देन जिस पर आप फोर्स निकाल रहे हो उसका मास ले लो। सही है क्या? बिल्कुल। तो अपन यहाँ पर अगर फोर्स निकालना चाहते हैं तो मास तो आ गया किसका? जिस पर आप निकाल रहे हो, और फील्ड आ गई किसकी वजह से? रिंग की वजह से। तो रिंग की वजह से अपन ने फील्ड निकाल रखी है। क्या अपन ने GFI निकाल रखी है वलय की वजह से। अगर आपने ये जो GFI वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो प्लेलिस्ट दे रखी है अपने को ग्रेविटेशन के लिए, उसमें आपको या पहला या दूसरे लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पर किस तरह से ग्रेविटेशन फील्ड अपन लोगों ने निकाली थी। उसको निकालने का जो तरीका था वो अपना क्या था कि जो GFI होती है वो पहले आप क्या निकाला करो? फोर्स। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना होता है? भाग लगाना होता है उस m का, और उसके बाद आपके पास वैल्यू किसकी आती है? EG की वैल्यू आती है ना। ये तरीका रहता है अपना। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग यहाँ पे EG की वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले फोर्स निकाल देते हैं, है ना। फोर्स निकालना है तो मास तो किसका आ जाएगा? मास तो इस 8m का आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 8m इनटू में। अब याद करो वहां पर जो EG निकाली थी, EG याद है क्या? रिंग की वजह से EG निकाली थी gmx बट्टा में r² प्लस x² की पावर 3/2। क्या ये निकाली थी क्या रिंग की वजह से अपन ने फील्ड यही निकाली थी? बिल्कुल। यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो आप। तो यहाँ पर आ जाएगा gm इनटू में x इज वॉट? √3r बट्टा में यहाँ पर जो डिस्टेंस, ये जो रेडियस अपने को दे रखी है r रिंग की कितनी है? r² है एंड x इज वॉट? x √3r आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? √3r का होल स्क्वायर। इसकी पूरे की पावर कितनी है? 3/2। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? 8m इनटू में gm इनटू में √3r बट्टा में। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ गया 3r², ये आ गया r², तो यहाँ पर आ गया 4r², ठीक है। इसकी पावर मैंने कितनी लगा दी है? 3/2। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखो अपने को क्या मिला? अपने को मिल गया फोर्स इक्वल टू में 8gm इनटू में √3r बट्टा में ये जो 4r² था उसको आप क्या लिख सकते हो? ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 8gm इनटू में √3r बट्टा में 2r का होल स्क्वायर की पावर 3/2
2, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 8gm इंटू में √3r बटा में ये कितना हो गया, ये हो गया साहब 8 इंटू में r³। ठीक है क्या, बिल्कुल। तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई √3gm और r से ये कैंसिल आउट अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3gm। ये तो आ गया किसका m। क्या यहाँ पर अपन m² लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहाँ पर अपने को m² लिखना पड़ेगा क्योंकि एक 8m है और दूसरा m है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा m²। ठीक है ना, देखो इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक m ये रहा और दूसरा m ये रहा, तो क्या अपने को मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, तो यहाँ पर m² आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है फाइनली जो फोर्स आएगा वो ये आ जाएगा √3gm² अपॉन में r²। ठीक है क्या, बिल्कुल। तो ये पहला आज का अपना क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है अपना, जो आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या रहेगा अपना, वो ये कह रहा है कि जैसे मान लो कभी कभार अपन से रिड्यूस मास के जो क्वेश्चंस होते हैं, रिड्यूस मास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखना ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास कोई स्फेयर है, क्या है स्फेयर, दिस इज द स्फेयर। ठीक है, ये गोला है आपके पास, एक स्फेयर आपको दे रखा है। ठीक है, और अनदर आपका एक छोटा सा एलिमेंट जो है, मतलब इसकी अपन रेडियस माने ना, वो अपन r मान लेते हैं। इसकी रेडियस अपन कितनी मानेंगे r, और यहाँ से एक कैविटी को काट लिया, मतलब गुही का समझते हो कैविटी, यहाँ से कैविटी को हटा लिया गया है। तो जिसकी जो रेडियस है वो अपने को दे रखी है r/2। कितनी रेडियस दे रखी है बच्चा, r/2। मतलब ये टोटल स्फेयर का जो रेडियस है वो तो r है, और इसमें से ये r/2 की जो कैविटी है वो बाहर निकाल ली है। ठीक है, और जो टोटल मास है वो आपको m दे रखा है। ये जो टोटल मास है वो कितना दे रखा है आपको, m दे रखा है बच्चा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया था सवाल के अंदर कि अगर मैं इस कैविटी को यहाँ से बाहर निकाल दूँ, इस कैविटी को मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा पोर्शन बन जाएगा, ये कैविटी खाली रहेगी और ये जो कैविटी आपका जो पार्ट है वो यहाँ पर रह गया। ये जो कैविटी का पार्ट है वो आपका यहाँ आ गया। तो यहाँ से अगर सेंटर से अगर मैं इसको 3r डिस्टेंस पे ले जाऊँ तो बताओ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछा गया। नॉर्मली आप सवाल को समझ पा रहे हो कि आपको ये कहा गया है कि एक स्फेयर है। ठीक है, ये टोटल स्क्वायर है, ये भरा हुआ है अंदर से पूरा। ठीक है, ये टोटल आपका स्क्वायर है। इसमें से ये जो कैविटी है इसको बाहर निकाल लिया गया, यहाँ से इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया और इस कैविटी को बाहर निकाल के इसको यहाँ रख दिया। कितनी डिस्टेंस पे, 3r डिस्टेंस पे। तो आपको ये बताना है कि इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखना चाहते हैं कि यार ये जो कैविटी इसने बाहर निकाली है उसका मास कितना है। ये जो कैविटी यहाँ से बाहर निकाली गई है उसका मास कितना है वो अपन यहाँ पर निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो देखो ध्यान से। हम लोग ये जानते हैं कि जो रो होता है क्या वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्योंकि ये स्फेयर है देन अपन ये कह सकते हैं दोनों की डेंसिटी जो है वो सेम है। तो अगर डेंसिटी को यहाँ पर अपन लिखना चाहें तो वो यहाँ पर लिखेंगे, मास तो m है ही लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 4/3 πr³। ये क्या बड़े वाले के लिए आ जाएगा, टोटल के लिए, टोटल की डेंसिटी ये है। और उसके बाद अपन से ये कहा गया कि ये जो छोटा सा आपने कैविटी बाहर निकाल गया उसका मास कितना है। तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है अपने को r/2। तो वहाँ पर डेंसिटी तो इक्वल रहेगी लेकिन उसका जो मास है वो m' आ जाएगा और जो v है क्या वो यहाँ पर v' आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा ρm' अपॉन में 4/3 पाई इंटू में r/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो m' की कितनी आ गई, रो इंटू में 4/3 पाई इंटू में r का क्यूब बट्टा में 8। अब यहाँ रो की वैल्यू अपने को दे रखी है पहले से, तो यहाँ पर जो m' है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3m बट्टा में 4 पाई r³ इंटू में 4/3 पाई r³/8। तो r³ से r³, 4 से 4, पाई से पाई, 3 से 3, सब कुछ मर गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, m' इक्वल जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, m/8। कितनी आ गई बच्चा, m/8 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये जो छोटा सा आपने एलिमेंट यानी जो कैविटी काटी है उसका जो मास आया वो कितना आ गया बच्चा, m/8 आ गया है। अब अपने को क्या करना है, m' की वैल्यू आने के बाद अब अपने को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे मास आने के बाद अपन क्या करेंगे, वहाँ जो फोर्स है उसके कारण उस 3r डिस्टेंस पे कितना फोर्स लग रहा है तो वो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। तो ये जो टोटल मास अब बचा हुआ है, वो कितना है यहाँ पे, वो आप देखें ज़रा यहाँ पे। ये जो m मास था यानी m, तो m/8 तो बाहर आपने निकाल लिया, m/8 तो ये था
और m तो ये था, m टोटल मास था, m/8 केवीटी थी, तो रिमेनिंग मास कितना आ गया, रिमेनिंग मास अपना कितना आ गया, क्या 7m/8 हो गया, रिमेनिंग मास कितना हो गया 7m/8। और ये जो m/8 था उसको मैं कहाँ ले लेता हूँ, बाहर, ये m/8 तो बाहर चला गया। तो अब जो कंसेप्ट क्या कहता है, अब कंसेप्ट क्या कहता है, अब कंसेप्ट ये कहता है पहले तो आप इसके कारण निकालो, इन दोनों के कारण, यानी यहाँ पर जो 3r डिस्टेंस अपने को दे रखी है इसके कारण आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, पहले तो ये निकालना है, ठीक है। आपकी जो केवीटी बनी हुई है, ये वाली जो केवीटी है इसको आपने बाहर निकाला, तो इसके कारण फोर्स देख लो अब कितना है, ये तो गुहिका है यहाँ पे, ये तो गुहिका बच गई यहाँ पे, ये केवीटी है यहाँ पे, इस पर यहाँ पर कोई मास नहीं है, यहाँ कोई मास नहीं होता है तो हम इस चीज़ को खाली मानेंगे यहाँ से। तो m में से अगर m/8 घटा देते हैं तो 7m/8 बच गया मास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में F1 फोर्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर जो F1 फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो g इंटू में 7m/8 इंटू में उसका मास कितना दे रखा है m/8 बट्टा में टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 3r का होल स्क्वायर। क्या हमारे पास ये आंसर आ जाएगा क्या, देखो ना, ये जो m/8 है वो तो ये केवीटी वाला था और वो कितना है m/8, उसको बाहर निकाल तो रिमेनिंग कितना आ गया 7m/8 आ गया, रिमेनिंग कितना आ गया 7m/8, उसका जो मास है वो कितना है m/8 है, ठीक है। तो दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 3r दे रखी है, तो अपन इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास F1 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा F1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या है वो आप समझे ध्यान से, जो नेक्स्ट है अपने पास वो क्या चीज़ है। अब अपन यहाँ पर एक और कंसेप्ट लगाने वाले हैं, वो कंसेप्ट क्या है वो चीज़ ध्यान से सुने। अगर मैं ये 3r डिस्टेंस है, इसमें से अगर मैं ये r/2 माइनस कर दूं तो अपने पास दो मासेज आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर देखना ध्यान से, इसको रिड्यूस मास का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप यहाँ पर जो मास आपने निकाला है उसको आप नेगेटिव मास भी बना सकते हो। नेगेटिव मास वास्तविकता में होता नहीं है, ये बस एक कंसेप्ट है जिससे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। रिड्यूस मास का जो कंसेप्ट है उसमें सिंपल सी बात ये होती है कि यहाँ पर नेगेटिव मास को माना जाता है बट वास्तविकता में नेगेटिव मास तो कभी होता ही नहीं है। ये कंसेप्ट है सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। हम लोग इसके और इसके बीच में फोर्स अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने को यहाँ पर पहले चीज़ तो आपको ये दिख रही होगी कि ये जो बचा हुआ था पार्टिकल, ये जो बचा हुआ था उसके बीच में और इस केविटी के बीच में कितना फोर्स लगना है वो मेरे को निकालना है। तो पहले मैंने इसके और इसके बीच में निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो मास यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर ये जो मास बचा हुआ है बच्चा, ये वाला, इसके बीच में इसको आप नेगेटिव मास मान सकते हो। इसके बीच में और इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अपन अगर यहाँ पर फॉलो करते हैं तो देखो क्या आंसर आता है अपने पास यहाँ पर ये जो F2 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहाँ पर जो F2 की वैल्यू है वो कितनी आएगी अपने पास। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको -m/8 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -g m/8 इंटू में m/8, ठीक है, बट्टा में ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो। क्या ये r/2 मैं पहले से ही माइनस कर चुका हूँ क्या, ये r/2 यहाँ से आप रिड्यूस कर देंगे, देन 3r में से आपका जो r/2 है वो जो है वो आपका चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है फाइनली कितनी आ जाएगी, 5r/2 का आपको होल स्क्वायर करना है। अब देखो आप ये वाला फोर्स और वो वाला फोर्स दोनों को आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो आपके पास जो F नेट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, F1 माइनस F2। F1 माइनस कितना आ जाएगा बच्चा, F2 आ जाएगा। यही तो एक रेड्यूस मास का कंसेप्ट था। क्या आपको रेड्यूस मास का कंसेप्ट समझ में आया क्या, कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो आपने एलिमेंट काटा है पहले तो आप उसका मास निकालो, ठीक है। अब जो मास बच गया है, केविटी को निकालने के बाद जो मास बच गया है उसका मास देख लो कितना है। तो m/8 तो आपने बाहर निकाल लिया था और टोटल मास कितना है आपका, m है। तो m माइनस m/8 कितना हो गया, 7m/8 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो जो m/8 बाहर निकाला उसके कारण दोनों में के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा था, वो अपन ने निकाल लिया। अब यहाँ पर रिड्यूस मास का कंसेप्ट में एक चीज़ और, कि जो आपने केविटी यहाँ निकाली है तो वहां पर वो खाली मत मानो, आप वो चीज़ क्या मानो, भरी हुई मानो। और भरी हुई ऐसे मानना है कि वो नेगेटिव मास है, वहाँ पे वो कैसा मास है, भरा हुआ मानना है, और ऐसा मान लेना कि वो नेगेटिव मास है। तो उस नेगेटिव मास और इस m/2 के बीच में आपको फोर्स निकालना है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप फोर्स निकालते हो तो वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव का मैंने m/8 लिख दिया, माइनस का इंटू में m/8, और दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लो, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस वो 3r है, तो सेंटर से यहाँ r/2 माइनस कर देंगे अपन लोग। तो यहाँ पर जो बचेगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास 5r/2।
2 आ जाएगा, ठीक है, वो मैंने 5r/2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों के नेट क्या जो फोर्स है वो अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास जो F नेट की वैल्यू है F1 - F2 वो अपने को मिल जाएगी यहाँ पे। क्या आपको रिड्यूस मास का समझ में आएगा? बिल्कुल। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला अपना क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो देखें ध्यान से। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 ने ये कहा कि जैसे मान लो कोई मास है 4m, कोई मास क्या है 4m है, ठीक है। इस 4m को मैं P से Q लेके जा रहा हूँ। 4m मास कोई एक मास है जिसको मैं P से कहाँ लेके जा रहा हूँ, Q लेके जा रहा हूँ। तो मैंने जो वर्क किया वो मान लो मैंने 10 जूल वर्क किया। कितना वर्क किया बच्चा? 10 जूल वर्क किया, ठीक है। तो ये जो मेरा वर्क डन था वो 10 जूल था। एंड आफ्टर दैट मेरी जो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है, जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि है वो मेरी कितनी हुई, वो मेरी मान लो आप 4 जूल हुई। कितनी हुई बच्चा? 4 जूल हुई। मेरी जो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है वो कितनी हुई? 4 जूल हुई। और मैं इस वर्क को माइनस में ले रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से P से जब Q वर्क किया तो मेरा जो वर्क डन था वो नेगेटिव में था, कितना? -10 जूल, ठीक है। और यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा में मेरी जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 4 जूल की। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, P व Q के मध्य विभवांतर बताना है। P व Q के मध्य आपको क्या बताना है, P व Q के मध्य आपको विभवांतर बताना है। P व Q के मध्य विभवांतर ज्ञात करें, विभवांतर ज्ञात करें। मतलब आपको P और Q के बीच में विभवांतर निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द P एंड Q, ठीक है। तो मान लो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टैकल करने का एक आसान तरीका होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो विभवांतर होता है क्या वो पोटेंशियल एनर्जी यानी V = W/Q भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस जगह पे अपन को किसकी नीड है, क्या पोटेंशियल एनर्जी की नीड है। क्या अपने को यहाँ पर विभव अगर चाहिए तो क्या माइनस ऑफ ये होता है, क्या ये माइनस ऑफ ये होता है कि V बराबर क्या होता है अपना, V बराबर क्या होता है, U/m होता है। V बराबर क्या होता है, U/m होता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V बराबर -U/m होता है। क्योंकि वैसे अगर अपन देखें ना तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो वैसे भी नेगेटिव में होती है, तो m का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अपन यहाँ इसको प्लस ही लिख देते हैं, यहाँ पर इसको प्लस ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी अपनी वो कितनी आ जाएगी, देखो V = में U/m, ठीक है। क्या अपने को पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग ये जानते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी इंक्रीज हुई, 4, सॉरी। तो अपनी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रखी है, वो आ रखी है 4। टोटल एनर्जी आपको कितनी दे रखी है, -10। देन आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाएगी -14। कितना आ जाएगा, -14। देन यहाँ पर आपकी जो V की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -14/m। m कितना है बच्चा, m आपको दे रखा है 4m। तो यहाँ पर 4m अगर आप मानते हो तो V की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, -7/2m, ठीक है ना, -7/2m। ये अपना पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना बच्चा। या आपको इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आपको ध्यान में रखना है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। उसको निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल वही रहता है कि टोटल एनर्जी यानी आपके जो वर्क डन आपका कितना किया है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर वैल्यू रख के आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई क्या? बिल्कुल। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जब तक के लिए जय आदर्श, जय भारत।